फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए पहले हमें ये समझना हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो हमने चीजें पढ़ी हैं, जैसे हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, हमने उसके स्कोप्स या हमने उसके फंक्शंस की बात की, तो अब हम उनको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको हम देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यूज करने से कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट्स भी होने वाला है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। अब यदि आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पूछेगा तो इस तरीके से पूछ सकता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द प्रेजेंट डे बिजनेस। तो उसमें आपको बताना है कैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है, उसको हम इस क्वेश्चन के अंदर एनालिसिस करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो, पब्लिक अंडरटेकिंग हो, वहां पे ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंस है। फिर हम ये पढ़ेंगे कि जो इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जो स्टेक होल्डर होते हैं, स्टेक होल्डर में कौन कौन आता है, हमारे शेयर होल्डर आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं, कस्टमर आते हैं, पब्लिक आती है, गवर्नमेंट आती है, मैनेजमेंट आती है। तो ये जो हम यहाँ पे स्टेक होल्डर के नेम पढ़ रहे हैं, एक तरीके से हमने अकाउंटिंग जब पढ़ी थी तो हमने इनको किस नाम से पढ़ा था, इनको हमने पढ़ा था यूजर ऑफ अकाउंट्स के नाम से पढ़ा था। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो यूजर ऑफ अकाउंट है, जिनको हम स्टेक होल्डर यहाँ बोल रहे हैं, उनके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंस है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। आते देखो आगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें 3 स्टेप्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझना है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो अकॉर्डिंग टू द साइज या टाइप होते हैं, वो आपके स्मॉल, मीडियम या लार्ज साइज एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव रहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ, है ना, पीईजी, और इसके अलावा सर्वाइवल और स्टेबिलिटी रहती है। तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव हैं कि पीईजी, पैग लगाने से सर्वाइवल और स्टेबिलिटी आती है। तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको यदि हमें पूरा करना है तो कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हेल्प लेनी होगी, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से हम ऐसे डिसीजन लेंगे जो हमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और आपकी ग्रोथ को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नॉन प्रॉफिट या ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जो एनजीओ टाइप के रहते हैं, नॉन गवर्नमेंट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करते हैं, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। आपने कुछ एनजीओ सुने होंगे, जैसे आपका बीइंग ह्यूमन है। तो जो आपके एनजीओ रहते हैं, जो गवर्नमेंट्स, जैसे आपकी गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव से जो एनजीओ रहते हैं, ये ऐसे एरिया में जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ ये क्या करते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं मेडिकल के फेस में कर रहे हो, चाहे वो एजुकेशन के फेस में कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं लोगों को क्या करते हैं, अवेयर करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, इनका भी मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर की रोल क्यों बढ़ेगी, यहाँ तो प्रॉफिट तो है ही नहीं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो नॉन गवर्नमेंट या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको इतना प्रॉफिट तो अर्न करना होता है कि वो अपनी कॉस्ट को क्या कर सके, कॉस्ट को रिकवर कर सके। तो उन प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए भी उनको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस मैनेजर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई आपका एनजीओ है, वो क्या करता है, एजुकेशन के फील्ड में है, तो उस एजुकेशन के फील्ड में जो खर्चा करेगा, तो कहीं ना कहीं उसको किसी से डोनेशन या रेवेन्यू लेना होगा, और वो जो अमाउंट कलेक्ट करेगा उसके और भी सोर्स उसको ढूंढने होंगे, नए सोर्स ढूंढने होंगे, और उन सोर्स के बेस पे वो क्या करेगा, उन सोर्स को क्या करेगा, फिर वो यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइज कैसे करेगा, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेगा कि भाई कि जो हम एजुकेशन के फील्ड में यदि एनजीओ हमारा काम कर रहा है, तो एजुकेशन के हम ऐसे इक्विपमेंट्स पर खर्च करें जिससे लोगों को बेनिफिट्स हो। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवमेंट में, चाहे वो नॉन प्रॉफिट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे भी उसका रोल बराबर ही है। हम बात करेंगे गवर्नमेंट या प्रॉफिट सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू। जो गवर्नमेंट या
जो आपके PSUs को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, आपने देखा होगा कि मोस्टली जो बैंक्स रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट्स बैंक्स हैं, वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ जाता है जब उनका नॉन परफॉर्मिंग असेट, जब वो जो पैसा देते हैं वो कहीं डूब जाता है, कहीं फंस जाता है। तो एक फाइनेंस मैनेजर होता है, तो फाइनेंस की क्या रिकवरी इजीली कर सकता है, वो नई नई टेक्निक्स या टूल्स की हेल्प से क्या कर सकता है, रिकवरी कर सकता है। उसको यदि किसी को पैसा उधार देना है तो उसकी क्रेडिट वर्थनेस को चेक कर सकता है। तो वो सब चीजें एक फाइनेंस मैनेजर जो करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अचीवमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। तो कहीं ना कहीं हम बात करें कि जो अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग है, वहां पे फाइनेंशियल मैनेजर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ऐसे आप समझ गए होंगे कि जैसे हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली, हमने नॉन प्रॉफिट या नॉन गवर्नमेंट या ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट की भी बात कर ली। तो अब हमने गवर्नमेंट में भी देखा कि फाइनेंशियल मैनेजर का इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब हमें ये समझ आ गया होगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन चाहे किसी भी लेवल पर किसी भी फॉर्म में वर्क कर रहा है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें क्या करता है, हेल्प करता है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो फंक्शन थे हमें वो परफॉर्म करने होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। तो ऐसे हम अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी इसको समझ सकते हैं। तो ये हमने इंपॉर्टेंस देखी थी अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे स्टेक होल्डर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑल टाइप ऑफ स्टेक होल्डर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो यूजर्स ऑफ अकाउंट है उनका क्या इंटरेस्ट है। जैसे शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि जो पैसा उसने बिजनेस के अंदर लगाया है उस पर जो उसको डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर पर जो डिविडेंड मिलेगा वो टाइमली मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका परसेंटेज क्या रहेगा, क्या रिस्क का लेवल रहेगा। तो वो पुराने जो भी डेटा है जो फाइनेंशियल मैनेजर ने बनाए होंगे उसकी हेल्प से क्या कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है। ऐसे इन्वेस्टर या क्रेडिटर, इन्वेस्टर और क्रेडिटर वो रहते हैं, इन्वेस्टर वो रहते हैं जो नगद पैसे देते हैं और क्रेडिटर वो रहते हैं जो कोई मटेरियल वगैरह सप्लाई करते हैं क्रेडिट पर कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो वो भी क्रेडिट वर्थनेस को चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं रिकवरेबिलिटी जो वापसी होगी रुपए की वो टाइम पे होगी या फिर नहीं होगी। एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई क्या देख सकते हैं, एम्प्लॉई देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर वर्क कर रहे हैं उनकी यदि प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूटी है, प्रॉफिटेबिलिटी, तो कहीं ना कहीं वो बोनस की डिमांड कर सकते हैं। और यदि प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें देखना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है या फिर नहीं है। तो वो एम्प्लॉय के लिए हेल्प करेगा। कस्टमर्स क्या रहते हैं, कस्टमर्स वो रहते हैं जो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, सर्विसेज को यूज करते हैं। तो कस्टमर यदि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं तो वो समझ जाएंगे कि हमें जो आगे मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी में इनोवेशन होगा, कहीं ना कहीं हमें फायदा होगा। तो यदि इसके रिवर्स है तो वो समझ जाएंगे कि अब हमें स्विच ओवर करना होगा, अब हमें किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स में जाना होगा। ऐसे ही हम बात करेंगे पब्लिक आपको पता है कि हम एक कहावत है, ये पब्लिक है भाई सब जानती है। तो वही चीज है कि एक पब्लिक को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उससे वो चाहती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं सोसाइटी के बेनिफिट में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में वो क्या करे, कुछ ना कुछ फंड रेज करे। आपने देखा होगा कोविड-19 के अंदर हमने देखा कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने हमें हेल्प की, किसके अंदर फंड को, पैसे को इकट्ठा करने के लिए। जो प्रधानमंत्री जी का जो फंड था उसके अंदर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने पैसा लगाया, जो इंडिया के ऑर्गेनाइजेशंस थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज सोशल वेलफेयर में काम में आ रही है, तो उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक फाइनेंस मैनेजर है वो इन सब चीजों को अच्छे से समझता है। ऐसी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट्स ये देख सकती है कि जो उसको टैक्स मिल रहा है, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसकी फॉर्म में उसने कितना पैसा कलेक्ट किया है। तो वो तो आपका क्या हुआ, रेजिंग ऑफ फंड्स। और उस कलेक्टेड फंड को उन्होंने यूटिलाइज कहाँ किया है, वो हम आपने देखा होगा इंडिया के अंदर एक CAG है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। वो क्या करता है, वो यही देख रहे हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट के अंदर, वो ये देखता है कि जो भी खर्चा हुआ है वो उसी समझ से गवर्नमेंट ने किया है जिस समझ से एक आम आदमी अपने खर्चे करता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये देख सकती है कि जो उसने फंड रेज किया है और जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए पैसा खर्च किया है वो सही तरीके से किया है नहीं किया है। वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे फाइनेंस मैनेजर्स की फॉर्म में हम अच्छे से काम करेंगे। फिर बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है दोनों मोस्टली एक ही देखे जाते हैं, पर किसी संस्था के अंदर जब बड़े स्केल पर काम होता है वहां पे मैनेजमेंट और जो आपके एम्प्लॉय रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्यों आता है, मैनेजमेंट जो रहता है वो
एम्प्लॉय से नहीं जुड़ता, वो एम्प्लॉयर से जुड़ता है। वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक मिडिल पाथ होता है। तो मिडिल पाथ की जो फॉर्म रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वही हमारी जो ब्रांड है उसकी इमेज को बनाने में, मार्केट शेयर्स को कैसे हमें बढ़ाना है, वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ या प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों में से किस ऑब्जेक्टिव के साथ हमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना है, तो उसका वो डिसीजन किस बेस पर ले सकता है मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टूल्स पर ले सकता है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ भी हमारी मदद करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि जो हमने ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमने इंपॉर्टेंस देखी ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फर्स्ट हमने देखी थी, आपने देखा हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल, गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने इंपॉर्टेंस टू स्टेक होल्डर देखी, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, कस्टमर, पब्लिक, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट। तो अब हम इसको समराइज करते हैं कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और ऑल टाइप ऑफ लेवल है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने देखा हो जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया होते हैं, जैसे प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केटिंग है, पर्सनल है, मटेरियल, इन्वेंट्री है, सब में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक कोऑर्डिनेशन रहता है। यदि टाइमली फंड नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हम रॉ मटेरियल नहीं परचेज कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं हम प्रोडक्शन प्रोसेस भी सफर होगी, कहीं ना कहीं अकाउंट्स वाले भी टाइमली सैलरी नहीं बना पाएंगे जब फंड्स नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक फाइनेंस मैनेजर को जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया है, चाहे एचआर हो, मार्केटिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, और चाहे आपका प्रोडक्शन ऑपरेशन हो, तो उसको सबके साथ क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो हमने इस वीडियो के अंदर ये पढ़ा कि फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।